हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की हम वीडियो की बात कर रहे हैं तो ये 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। लेसन 5 आपका चल रहा था, उसकी ये छठी वीडियो है और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम 2021 आएगा उसमें इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली मिल सकता है। वो क्या है आपका एंजाइम क्या होता है, ये छोटे क्वेश्चन आ जाता है या कभी कभी आ जाता है एंजाइम क्या होता है, एंजाइम को परिभाषित करो तथा एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि लिखिए। ये काफी बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी एंजाइम उत्प्रेरण के लक्षण पूछ लेता है 1 नंबर में, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम सारे टॉपिकों को हम समझेंगे। तो 1 2 3 4 टॉपिक हैं, इन सभी को बहुत ही प्यार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम एंजाइम को। तो एंजाइम को हम ऐसे समझेंगे, वनस्पतियां या ले लीजिए जीव जंतु। देखिए वनस्पति ले लीजिए, जीव जंतु ले लीजिए, और वनस्पतियों में या जंतुओं के शरीर में होने वाली किसी भी अभिक्रिया को, यानी कि कोई भी अभिक्रिया, जैसे मैं हाथ उठा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, सो रहा हूं, चल रहा हूं, यानी कोई भी अभिक्रिया हो, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे कि अंदर हमारे शरीर में कोई मान लीजिए खाना पच रहा है, कोई भी, चाहे तो वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, चाहे वो आपकी जैव अभिक्रिया है, तो उसमें एक क्या होता है ग्लोब्यूलर, कौन सा प्रोटीन, ग्लोब्यूलर, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या करता है, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी वर्ग को, यानी कि ये ग्लोब्यूलर जो प्रोटीन है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। तो ओवरऑल क्या समझे, यानी कि किसी भी वनस्पतियों या जंतुओं के शरीर में संपन्न होने वाली किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, यानी संपन्न होने वाली कोई भी रासायनिक अभिक्रिया या जैव अभिक्रिया में एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन का वर्ग उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हमारे देखो इसकी में कई परिभाषा नंबर 1 होगी, ठीक है, परिभाषा 1, परिभाषा 2, परिभाषा 3, परिभाषा 4, इस तरीके से ऐसे ही समझाता जाऊंगा। तो मैं काफी सारी परिभाषा, तो एक परिभाषा समझ में आ गई क्या, कि यानी कि एंजाइम उत्प्रेरण, एंजाइम क्या होता है कि वनस्पतियां और जंतुओं के शरीर में संपन्न होने वाली किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया में ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण वर्ग उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसको हम एंजाइम कहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरी परिभाषा देख लीजिए एंजाइम की। दूसरी परिभाषा क्या है कि एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण वर्ग होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई एंजाइम क्या है, तो आप कहोगे सर एंजाइम एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन ही होता है, यानी कि एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन का ही एक वर्ग होता है, एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन का ही एक भाग होता है, या ग्लोब्यूलर प्रोटीन का ही एक समूह होता है जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं या विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर हो गई बात। तो अब आपका समझ गए कि जो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पॉइंट बन जाता है कि कौन सा प्रोटीन होता है एंजाइम, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। समझ में आ गई बात। तो एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कितनी सिंपल परिभाषा बनेगी, 3 परिभाषाएं होगी अब तक। क्या कि एक तो वो वाली कि वनस्पतियों वाली, और एक ये होगी कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण वर्ग होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। या आप ऐसे बोल सकते हो एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, एक प्रोटीन्स का वर्ग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया, जो जीव जंतुओं के शरीर में संपन्न होने वाली किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसी का मतलब जैव रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया में क्या किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। और एक और स्टैंडर्ड परिभाषा ले लो अब, ठीक है। अब हमारा एक और स्टैंडर्ड परिभाषा बनाते हैं कि ये जो एंजाइम है वो क्या होते हैं, उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं।
जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं। किस में बनते हैं? ये जैव कोशिकाओं में बनते हैं, कोशिकाओं में बनते हैं। तो देखो कितना अच्छा हो गया। देखो कुल मिला के बात पता है क्या, जो प्रोटीन्स होते हैं, जब प्रोटीन्स के आगे चैप्टर के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, एमिनो एसिड सभी के बारे में पढ़ोगे विस्तार से। अभी फिलहाल मैं तुम्हें बता दूं प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स की यदि मैं छोटी सी बात करूं तो प्रोटीन्स की परिभाषा बन जाती है कि प्रोटीन्स उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी कि इन पूरे को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन क्या होता है? जिसमें उच्च यानी कि ये उच्च अणुभार होता है इनका, और ये इनमें नाइट्रोजन मुख्य रूप से पाया जाता है, और ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इनको ही हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं। तो इसीलिए हमने क्या बताई थी पहली परिभाषा में कि एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया और जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्योंकि ये जैव कोशिकाओं में बनते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? जैव प्रोटीन भी कहते हैं, जैव एंजाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैव एंजाइम भी कहते हैं, जैविक एंजाइम भी इनको हम कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो क्या है एंजाइम? क्या होते हैं? एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, या जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन्स होते हैं जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? हम एंजाइम कहते हैं। तो अब आपसे ओवरऑल आपसे कोई पूछ ले कि एंजाइम क्या होते हैं, कि एंजाइम उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, या उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया जैविक कोशिकाओं में बनते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये है आपके एंजाइम की परिभाषा। तो एक बार और मैं आपको बता दूं क्या, कि एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। एंजाइम उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, अर्थात एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं जो जैविक कोशिकाओं में बनते हैं। क्लियर होगी बात? इससे ज्यादा सिंपल नहीं मिलेगी। ये आपका एंजाइम की पूरी परिभाषा होगी। क्या कहेंगे? क्योंकि ये जैविक कोशिकाओं में बनते हैं, तो इसीलिए एंजाइम जैविक कोशिकाओं में बनते हैं, इसीलिए हम इसको जैविक एंजाइम या जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं इसको, या जैविक एंजाइम भी कहते हैं। अब हमारा आगे का एंजाइमों के बारे में कुछ नोट्स पढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। वो इंपॉर्टेंट बातें क्या है? यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड और बहुत सारे बहुत ही ज्यादा गहराई की बात करने जा रहे हैं हम। क्या है? एंजाइम। एंजाइम विशेष तौर पर यानी कि मुख्य रूप से सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन हम जहां पर पढ़ते हैं वहां पर क्या हो जाता है, कहीं कहीं पर कुछ अपवाद आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है, यानी कि सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ अप्रोटीन भी होते हैं, जैसे कि Zn2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, CO, इस तरीके से ये क्या है? आपके अप्रोटीन्स हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टैटिक समूह कहते हैं। तो प्रोस्टैटिक समूह क्या होते हैं? यानी ये एंजाइम ही होते हैं, यानी कि एंजाइम होते हैं, लेकिन वो एंजाइम होते हैं जो अप्रोटीन होते हैं। एंजाइम का वह समूह जो अप्रोटीन होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टैटिक समूह कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखोगे कि मुख्य रूप से सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो अप्रोटीन होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन नहीं होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोस्टैटिक समूह कहते हैं। इसके एग्जांपल्स ये हो गए। फिर इसके बाद में ये प्रोस्टैटिक समूह होता है, इसको दो भागों में बांटते हैं हम, कोफैक्टर और एक होता है सह एंजाइम। ठीक है? तो यानी कि प्रोस्टैटिक समूह कोई धातु आयन है। प्रोस्टैटिक समूह धातु आयन जैसे कि Mg2 पॉजिटिव, ऐसा कोई है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। समझ में आ गई बात? कोफैक्टर कहते हैं या कोफैक्टर समूह कहते हैं। और यदि प्रोस्टैटिक समूह कोई भी एक छोटा कार्बनिक यौगिक है, या छोटा कार्बनिक यौगिक नहीं, छोटा कार्बनिक अणु है, यदि प्रोस्टैटिक समूह कोई छोटा कार्बनिक अणु है, अर्थात CN या NCN कह दीजिए, ये इस तरीके से है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सह एंजाइम कहते हैं। समझ में आ गई? यदि प्रोस्टैटिक समूह एक छोटा कार्बनिक अणु है तो उसको हम सह एंजाइम कहते हैं, और यदि प्रोस्टैटिक समूह कोई
धातु आयन है तो उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। तो ये इसके पॉइंट बन गए। अब एंजाइम उत्प्रेरण के हम लक्षण पढ़ते हैं, लक्षण क्या है। अब हम पढ़ाएंगे आपको एंजाइम उत्प्रेरण के लक्षण। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है, ये चीज पता होनी चाहिए। ये एंजाइम उत्प्रेरण ये है कि अभी हमने जो एंजाइम पढ़े थे, ऐसा समझिए कि ये सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, जब हम इसमें जल मिलाते हैं और इस पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है, इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम इसमें क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है और इस अभिक्रिया की दर को बढ़ाकर और ये किस में बदल देता है, ये है आपका सुक्रोज जिसको हम चीनी बोलते हैं। ठीक है, ये सुक्रोज है और सुक्रोज को C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी कि ये दोनों बराबर है। एक इसमें ग्लूकोज होगा और एक इसमें फ्रक्टोज होगा। एक का नाम मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका फ्रक्टोज मान लीजिए, फ्रक्टोज, और ये क्या कर लीजिए, ग्लूकोज। तो क्या करता है इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। तो यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। यानी कि एंजाइम के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया का उत्प्रेरण करें, उत्प्रेरण का मतलब उसके वेग को घटाएं या बढ़ाएं। तो ये एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये सुक्रोज जो होता है बहुत ही जल्दी ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर टूट जाता है, यानी कि अपघटित हो जाता है। तो ये एंजाइम लग गया, यानी कि उत्प्रेरक लग गया, तो ये उत्प्रेरित अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। यानी किसी भी अभिक्रिया का वेग में परिवर्तन करना, किसके द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का एंजाइमों के द्वारा उसके वेग में परिवर्तित करना, यानी कि उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। अब इसका वेग परिवर्तित हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये एंजाइम उत्प्रेरण के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, वो समझते हैं। तो आपको एंजाइम उत्प्रेरण समझ में आ गया। एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन हम किसके द्वारा करें, एंजाइमों के द्वारा करें, तो वही एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। अब इसके हम लक्षणों की बात करें। पहला लक्षण कि एक एंजाइम, यानी कि एक एंजाइम क्या है, उत्प्रेरक। तो एक एंजाइम लगभग 1 लाख से भी अधिक अभिकारक अणुओं को प्रभावित कर सकता है। प्रभावित यानी कि उसको में चेंज कर सकता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, यानी कि एक उत्प्रेरक, यानी कि एक एंजाइम एक से अधिक रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। यानी एक एंजाइम एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, बाकी अदर ऐसा नहीं कि एक ही एंजाइम एक ही समय पर हजारों अभिक्रियाओं को, या 2 अभिक्रिया 3 अभिक्रिया, नहीं, एक ही अभिक्रिया में भाग लेगा। यानी कि एक एंजाइम एक समय पर एक ही अभिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात एक ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। क्लियर हो गए। अब तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या है कि यानी कि जो आपका जो एंजाइम उत्प्रेरण की जो अभिक्रिया होगी वो एक निश्चित पीएच मान से अधिक होती है। यानी कि एक एंजाइम उत्प्रेरण की जो अभिक्रिया है उसका जो पीएच मान है वो क्या होता है, एक निश्चित पीएच मान से अधिक होता है। यानी एक फिक्स पीएच मान जो होगा उससे क्या होगा, अधिक होगा। उसी अधिक मान को क्या बोलते हैं, इष्टतम पीएच मान कहते हैं। समझ में आ गई बात। यानी कि एंजाइम उत्प्रेरण की अभिक्रिया का पीएच मान एक निश्चित पीएच मान से अधिक होता है, जिसको हम इष्टतम पीएच मान कहते हैं। क्लियर हो। तो ये 3 4 और चौथा पॉइंट और कर लीजिए। तो ये आपका सक्रियता, हम क्या करते हैं, एंजाइमों की सक्रियता कुछ अणुओं की या कुछ यौगिकों की या कुछ तत्वों की उपस्थिति में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को सह एंजाइम कहते हैं। क्लियर है बात। यानी कि एंजाइमों की जो सक्रियता है, इसकी जो सक्रियता है कुछ पदार्थों की उपस्थिति में क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। एंजाइमों की सक्रियता कुछ पदार्थों की उपस्थिति में बढ़ जाती है। यानी कि सक्रियता, यानी कि एंजाइम और अच्छे से कार्य करने लगता है। उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सह एंजाइम कहते हैं, क्योंकि वो उसको क्या करता है, सहायता प्रदान कर रहा है, इसीलिए उसको हम सह एंजाइम कहते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए एंजाइम उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि है वो अगली वाली वीडियो में बताएंगे। आई होप कि आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, इसमें बहुत सारी बातें आपको नई देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।